गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 30 अगस्त है, तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में पीटी, मेंस और इंटरव्यू और कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया उसे हम लोग देखेंगे, ताकि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट के लिए वो महत्वपूर्ण हो सके। साथ ही साथ जितने भी पीटी फैक्ट आप लोग कम्पिटिटिव एग्जाम फिल करते हैं, उससे रिलेटेड जो पीटी फैक्ट प्लस टॉपिक है उसे भी हम लोग आगे देखते हुए बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसको कमेंट सेक्शन में उसका उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर दोनों जगह से अवेलेबल है। साथ ही साथ हमारा वेबसाइट है www.yuktiais.in, उस पर भी लॉगिन करके आप डेस्कटॉप मोड में चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करा गए हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, साथ ही साथ टारगेट बैच चल रहे हैं, दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस चल रहा है, डीसीए की क्लास हो रही है। साथ ही साथ समाधान सीरीज के तहत जो भी बैकअप प्लान है आप लोगों को कराया जा रहा है, जिसमें आप आगामी जो भी एग्जाम है, जैसे बीपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या स्टेट पीसीएस के अन्य हिंदी स्टेट पीसीएस जिनके आगामी 2-3 महीने में एग्जाम होने वाले हैं, उसके लिए समाधान सीरीज में आप लोग देख सकते हैं करेंट अफेयर, 10 माह का करेंट अफेयर देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको बिहार स्पेशल आपको चीज़ें कराई जा रही है, और भी क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई जाएगी, तो इसका लाभ लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे बढ़ते हैं तो उसमें पहला न्यूज आप लोग को मिलेगा, चांद पर मिले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की तलाश है। जो हमारा रोवर गया है, चंद्रयान गया, चंद्रयान 3 गया है, वो अपनी सफलता के साथ ही नए नए चीज़ों को खोज कर रही है। जो उम्मीद की गई थी वो चीज़ें प्राप्त हो रही हैं। जैसे रोवर के पेलोड ने क्या किया, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन की खोज की है। तो नए आयाम हमको मिलेंगे, नए आधार मिलेंगे यहाँ पर अपने अनुसंधान करने के लिए। तो रोवर जो प्रज्ञान है, पेलोड के लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन जो स्पेक्ट्रोस्कोप जो है, वो क्या करेगा, मुताबिक चंद्र पर सतह पर सल्फर की मौजूदगी की पुष्टि की है। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम भी मिल चुका है। हाइड्रोजन की तलाश है, हाइड्रोजन की तलाश होगी तो जीवन के लिए जो भी हमें आवश्यक तत्व चाहिए उसकी पुष्टि हो सकेगी, और मानवीय बसावट के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है स्पेस के लिए, वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखेगा। तो वेट करेंगे हम कुछ दिन और, अभी भी बाकी है 14 दिन पूरा होने में, 14 चंद्र दिवस पूरा होने में भी हम लोग ये छठा दिन चल रहा है। तो हम लोग शायद उन चीज़ों को प्राप्त कर सकेंगे जो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इससे उम्मीद की थी। तो हम अपने सफल अभियान को और भी पुख्ता करते चलेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आपसे यहाँ पीटी फैक्ट में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंद्रमा पर रोवर के द्वारा, प्रज्ञान के द्वारा किन किन तत्वों की पुष्टि की गई। तो एक सीरीज में आप लोग को इसका नाम दे सकता है, उसमें कोई एक तत्व का नाम रहेगा जो नहीं होगा, तो आपको इससे पीटी फैक्ट के तौर पर आपको थोड़ा सा कवर कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को पता है चंद्रयान कब भेजा गया, किस तरीके से उतरेगा, इस पर लगातार हम लोग चर्चा की है, तो सारे फैक्टर को आप लोग पहले से देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट नीचे आएंगे। न्यूज एक्चुअली आज है नहीं कुछ, ठीक ना, और मैं कहता आप लोग को पेपर में, ग्रुप में, कि न्यूज आज नहीं है, अपने से कर लीजिएगा, तो आप लोग कुछ गलत ही सेंस देते हैं। इस पर पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। जैसे नई दवाओं की खोज का हब बनेगा भारत, नई फार्मा रिसर्च पॉलिसी तैयार हो रही है, सितंबर में हो सकती है लागू। तो इस फार्मा को हम लोग जो जो पॉलिसी आएगी, न्यू फार्मा रिसर्च पॉलिसी, उस पर हम लोग वेट करेंगे। जब तक वो नहीं आ जाती उस पर हम विशेष चर्चा टिप्पणी नहीं, कुछ तथ्य को दिया गया है उसको आपको करना है कवर। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय एक वरिष्ठ अधिकारी ने बोला है कि नई पॉलिसी में 100 करोड़ रुपए की लागत से सात सात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तैयार किया जाएगा। तो शायद 7 नेशनल लेवल पर इंस्टीट्यूट तैयार किए जाएंगे, जिस पर हम लोग इससे संबंधित चीज़ों को देखेंगे। इनमें उत्तर प्रदेश के रायबरेली स्थित एनपीसीआर के नोवेल ड्रग्स डिलीवरी है चीज़ें की जाएंगी, वहाँ पर डेवलप किया जाएगा। बायोलॉजिकल थे थर्मेप्यूटिक्स के रिसर्च के लिए बात की जाएगी। तो देखिए यहाँ पर वही आने दीजिए, वेट होने दीजिए, क्योंकि सूत्र के मुताबिक बताया गया है। तो आने वाले कुछ दिनों में हम एक नई पॉलिसी देखेंगे, यहाँ से चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। इस पॉलिसी में क्या बातें की जा रही है फार्मा क्षेत्र के लिए, तो हम उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस दिन न्यूज कवर करेंगे। 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के अनुसंधान के लिए। तो ये सब आंकड़े दिए जा रहे हैं, तो फिलहाल अभी वेट करेंगे, हम चीज़ों को आने वक्त ध्यान रखेंगे। चलिए, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्र पर बाध्यकारी नहीं है। वेंकट रमनी जो भारत का अटॉर्नी जनरल है,
आर वेंकटरमण, उनके द्वारा 370 के संबंध में बातें की गई है। लगातार जब जिरह चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो जो भी पक्षकार है और उनके द्वारा अपनी अपनी बातों को रखा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा एक्टिव मोड में रहिएगा। जिस दिन डिसीजन आएगा वो लैंडमार्क डिसीजन होगा, मैं पहले भी बताया हूँ, लैंडमार्क डिसीजन होगा केंद्र और राज्य के बीच और केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करने के लिए। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। देखिए केस स्टडी फिर ये जो है आपको पंजाब से आया है, तो पहले हम लोग छत्तीसगढ़ और एमपी और आज पंजाब की बात कर लेंगे। सॉरी, चंडीगढ़ चंडीगढ़ की बात आई है, पंजाब की बात है ही है। तो जहां पर हम चीज़ों को देखेंगे, बगैर बायोमेट्रिक परीक्षण के लिए 2.43 लाख क्लेम हो चुका है भुगतान। ध्यान रखिएगा आंकड़े धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि हर राज्य में इस प्रधानमंत्री जन धन आरोग्य योजना का जो है आपको उसका गलत कार्य, गलत रूप से उसका क्रियान्वयन किया गया और सभी राज्यों ने अपने अपने हिस्से के तौर पर चीज़ों को प्रस्तुत किया है। ध्यान रखिएगा यह भ्रष्टाचार के रूपों में शामिल होता है। नियंत्रक महालेख परीक्षक जो है, महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट पंजाब में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया है। सितंबर 2018 से लेकर 21 के बीच जो रिपोर्ट्स में पंजाब में आयुष्मान भारत का नाम ही बदल दिया गया। पहली बात तो ये की गई। दूसरी की यही नहीं, 2.43 लाख क्लेम का भुगतान बगैर बायोमेट्रिक्स परीक्षण के कर दिया गया। पूरे मामले में इस बार आपकी जो सरकार खुद बचाव कर यह कहती, जिस अवधि में यह रिपोर्ट की है उसमें पंजाब में कांग्रेस या कैप्टन की सरकार थी। हालांकि इसके बाद क्या कि जो रिपोर्ट आएगी उनमें दावों को साबित करना होगा कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर किए जा रहे हैं दावे कितने कारगर साबित हुए। तीसरी किस्त में यह दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा कुछ बातों को केस स्टडी में क्या बताया जाता है। केस स्टडी यह इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए भ्रष्टाचार के लिए जो तथ्य आपके सामने दिए गए हैं, राज्यों में उसकी भूमिका कैसे, राज्यों की स्थिति उसमें कैसी है, किस मात्रा में लोग भ्रष्टाचार के मानक को अपना रहे हैं, इससे आपको यह संदर्भ होगा। जब भी के पेपर 4 में आप उत्तर लिखिएगा तो आपके पास अनगिनत केस स्टडी होंगे जिसको पेपर 4 में भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्रश्न पूछा, या जीएस पेपर 2 में पॉलिटी के सेक्टर में प्रशासन में भ्रष्टाचार की बात की जाएगी, तो वहां पर आप सही उत्तर दे पाइएगा। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं तो देखिए सबसे नीचे आ जाइए, क्योंकि ऊपर कुछ है नहीं। अम्ल वर्षा का बढ़ता खतरा है। तो आपको याद रखना चाहिए कि 2 अक्टूबर 1886 जो संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी का अनावरण किया गया था, उस समय उसका रंग लाल और भूरा था, पर कालांतर में 20 वर्षों के बाद तांबे से निर्मित यह प्रतिमा हरे रंग का परिवर्तित हो गई। इसका कारण क्या था? मुख्य कारण एसिड रेन था। साथ ही साथ ताजमहल का रंग अरसे से सफेद रहा है, लेकिन इसका रंग धीरे धीरे फीका पड़ रहा है। इसके लिए मार्बल कैंसर जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है कि उसका मार्बल कैंसर से पीड़ित, अर्थात अम्ल एसिड वर्षा हो रही है वहां पर, जिसके कारण ये सब परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा एसिड रेन या अम्ल वर्षा मानते हैं इसको, रंग बदल रहा है जो, जिसके कारण बढ़ते प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा को घटनाएं बढ़ रही, जिसके केवल इमारतें ही नहीं बल्कि जैव विविधता, फसल की पैदावार, मानव स्वास्थ्य भी जिसमें अपूरणीय क्षति देखने को मिले। अम्ल वर्षा मुख्यतः किससे होता है आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री के अनुसार अम्ल वर्षा शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम स्कॉटिक रसायन अर्थात स्कॉटिक जो रसायन थे वो रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा किया गया था। अब ये सब प्रश्न आपको पीटी फैक्ट में पूछेगा, तो आपको प्रश्न पूछता है तो आप लोग बोलते हैं कि प्रश्न कहाँ से आता है। अब ये अम्ल वर्षा चर्चा में है, तो अम्ल वर्षा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके प्रथम कौन प्रयोग करता है ये पूछा जा सकता है। कब इनके द्वारा 3D पेश की गई ये पूछा जा सकता है। 1852 इनके द्वारा बोला गया। भारत में पहली बार 1974 मुंबई में अम्ल वर्षा की सूचना मिली। तो भारत में सर्वप्रथम चर्चा कब अम्ल वर्षा से लोग जानकारी हुई, तो मुंबई 1974 के आसपास आपको जानकारी प्राप्त होती है। अम्ल वर्षा का तात्पर्य वायुमंडल में विद्यमान नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों का वर्षा की बूंदों में मिल जाना या उसमें शामिल हो जाना कारण माना जाता है। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। एक सेकंड रुक जाइएगा। चलिए, तो कुल मिलाकर यही बात की जा रही है कि जीवाश्म ईंधनों के दोहन से, औद्योगिक गतिविधियों के दोहन से, वाहन उद्योग के अपशिष्ट को जलाने से, वनों की कटाई से, आदि मानवीय कारकों से, जलवायु विस्फोट से, जैव अपघटन की प्रक्रियाओं से, दवा नल अर्थात जंगलों में जो आग लग जाते
उस जैसे प्राकृतिक कारकों से अम्ल वर्षा होने के उत्तरदायी कारक माने जाते हैं, क्योंकि इससे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड वातावरण में मिलता है, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और वर्षा की बूंदों में मिल जाता है, जिसके कारण वो अम्ल वर्षा के रूप में हमारे पास नीचे गिरता है बारिश के तौर पर। और कोयला, लकड़ी और पेट्रोलियम जैसे जो जीवाश्म ईंधन है, बेतहाशा दोहन के कारण भी ये बढ़ी है। कार्बन डाइऑक्साइड के नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तेजी से होता है, जिसके कारण अम्ल वर्षा का रूप ले लेता है। ये सब कारण आपको बताए अम्ल वर्षा के मनुष्यों, जानवर पीड़ित जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर प्रभाव देता है। और यहाँ से प्रश्न आपको बीपीएससी भी पूछा है, यूपीएससी भी पूछा है, यूपीपीसीएस, कोई स्टेट ऐसा नहीं जो अम्ल वर्षा से प्रश्न नहीं पूछा हो। जाके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइएगा, आपको मिल जाएगा। तो पीटी फैक्ट यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग इसका उत्तर जरूर दिया कीजिए, चीजों को कवर किया कीजिए। अब देखिए ब्रिक्स, भारत से ब्रिक्स प्लस की यात्रा में किस तरीके से बदलाव आए हैं उस पर एक लेख आया है, बहुत बेहतर लेख है, आप इसे जरूर देखिएगा। और आने वाले आगामी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर होंगे, ध्यान रखिएगा। वो यूपीएससी का मेंस हो, बीपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो या अन्य स्टेट का मेंस हो, वहां पर आपको यहाँ से प्रश्न जरूर दिख जाएंगे। भारत में इसकी भूमिका से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है और भी तथ्य से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इन सभी चीजों को हम लोग अच्छे से कवर करेंगे। चलिए ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय सिरिल रामाफोस ने जैसे ही ब्रिक्स समूह में 6 नए देशों जिसमें अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसे बोला जाता है, शामिल होने की घोषणा की। इससे रिलेटेड पीडीएफ आप लोगों को ना दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस के पैकेज में अपलोड कर दिया गया, डीसीए में भी अपलोड है, तो आप उसे जाके देख सकते हैं। इन 6 नए देशों को ब्रिक्स अब मूल रूप 5 सदस्यों से बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। और इसकी सदस्यता कब से शुरू हो जाएगी, 1 जनवरी 2024 से यह स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यह कितना सदस्यीय हो गया, 11 सदस्यीय संगठन हो गया है। तो इसके पीछे के लॉजिक को हम समझेंगे, ऐसा क्यों हुआ है आगे हम चर्चा करेंगे। यह विस्तार ब्रिक्स के सहकारी ढांचे और वैश्विक शासन में काफी मायने में रखता है। ब्रिक्स का विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमने इस मंच का विस्तार करने का लिया है। तो 15वीं बैठक कब है, तो यह दक्षिण अफ्रीका का ही बैठक 15वीं बैठक है। तो भी याद रखिएगा, यह 15वीं बैठक से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा, विशेष रूप से 23 देशों ने औपचारिक आवेदन किए थे, जिसमें 6 नए आमंत्रित सदस्य एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका तक फैले हुए विविध रूप से है। मैप में जाइएगा, पीडीएफ में मैप में आप लोगों को मिल जाएगा। कहने का उत्तरी अमेरिका से भी लोग आए हैं, सॉरी दक्षिणी अमेरिका से अर्जेंटीना आया है, अफ्रीका से आपको कंट्री तो पहले से ही है, और मिडिल ईस्ट क्षेत्र से आपको राष्ट्र आए हैं। तो संपूर्ण रूप से ध्यान रखिएगा कि हम विस्तारित कर रहे हैं ब्रिक्स को और भी बेहतर तरीके से। तो इसमें देखिए कारण बहुत से हैं, जिसमें अर्जेंटीना के आने का कारण बताया गया है, फिर उसके बाद और भी चीज़ों को, जिसमें सऊदी अरब की बात की जा रही है। तो अर्जेंटीना का समावेश ब्रिक्स के भीतर लैटिन अमेरिकी प्रतिनिधित्व के पद चिन्ह के व्यापक बनाने के लिए महत्वाकांक्षी रूप से स्पष्ट किया गया कि हम इसे अमेरिकी प्रतिनिधित्व के रूप में भी देख रहे हैं, ताकि यह ब्रिक्स में आकर अपने जो मूल रूप से दक्षिणी अफ्रीका का जो कॉन्सेप्ट है उसको इसमें शामिल करें। साथ ही साथ विकास के लिए भागीदारी बन सके, सतत विकास को बढ़ावा दे सके, आदि कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिए, मिस्र शामिल होना चाहता है क्योंकि चीन और भारत दोनों के साथ उसके मजबूत और रणनीतिक रूप से लाभप्रद संबंध है। तार्किक परिणाम में उभर कर सामने आ सकता है। इंडोनेशिया की अनुपस्थिति और सऊदी अरब की जो अरब का शामिल होना चंकित करता है, क्योंकि चकित इसलिए करता है कि वह अमेरिका को अपने करीब लाना चाहता है, सऊदी अरब। तो चीज़ें देखिए एक दूसरे के साथ मिली जुली हैं, तभी तो लोग एक दूसरे का लाभ लेना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की बात हो रही है, तो यह भूमिका के रूप में उभर कर सामने आएगा। ध्यान रखिएगा, इन सब चीज़ों को लेकर दो कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। क्या ब्रिक्स अब वर्तमान में G7 से आगे बढ़कर बात करना चाहता है, G7 से संबंधित बातों को G20 के संदर्भ में बात करना चाहता है, G7 के संदर्भ में बात करना चाहता है, या नाटो समर्थित जो कॉन्सेप्ट है जिसमें अगर सैनिक संगठन को हटा दिया जाए, बाकी चीज़ों को रखा जाए, तो क्या उस संदर्भ में आगे बढ़ना चाहता है। तो इस सभी सवालों का जवाब आपको इस लेख में है। तो ध्यान रखिएगा, इस संदर्भ को समझते हुए आगे बढ़िएगा। और भारत इसमें किस रूप से ब्रिक्स प्लस के कॉन्सेप्ट को समझता है, तो इसके लिए भारत क्या है, एक सेकेंड, भारत को इससे संबंधित लाभ क्या होगा। तो भारत की भूमिका है, ग्लोबल साउथ की आवाज भारत लगातार उठा रहा है, वो G20 का सम्मेलन हो या G7 का मुद्दे में बात की जा रही हो,
सभी जगह भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है, जिसमें हम वर्ल्ड अल्प विकसित और विकासशील देशों की बात करते हैं। तो ब्रिक्स जो प्लस कॉन्सेप्ट है उसमें भी आप देखते हैं ग्लोबल साउथ के मुद्दे को उठाया गया भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। कहने का कुल अर्थ यही होगा कि ब्रिक्स जो ग्लोबल साउथ की बात करता है उसमें अल्प विकसित और विकासशील देशों के जो भी संदर्भित और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित हैं उसको पूर्ति करने के लिए प्रयासरत है भारत, ताकि हम उन मानकों को तय कर सके जो समानता के आधार पर संघवादी स्वरूप को स्थापित करता है। तो इनको लेकर ध्यान रखिएगा। साथ ही विस्तारित ब्रिक्स जलवायु और परिवर्तन से संबंधित बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने की बात करता है, टिकाऊ कृषि की बात करता है, तो इत्यादि आपको तथ्य देखने को मिल जाएंगे। कुल मिलाकर बात है कि ब्रिक्स जो सम्मेलन है आने वाले समय में दूरगामी परिणाम लेकर आएगा, जो भारतीय हितों की भी पूर्ति करेगा और संबद्ध देशों के हितों की भी पूर्ति करेगा, जिसमें हम सामूहिक तौर पर देख सकते हैं। साथ ही साथ देखिए इस ब्रिक्स सम्मेलन में एक मुद्रा की बात की गई है, सामूहिक मुद्रा की बात की गई है। अगर यह प्रयास सफल हो जाता है जिसमें चीन की मुद्रा होगी, भारत की मुद्रा होगी, रूस की मुद्रा होगी या अन्य राष्ट्रों के एक साझा मुद्रा को क्रिएट किया जा सकता है, तो अगर यह होता है तो डॉलर का जो वर्चस्वता वो भी समाप्त होने की स्थिति में होगी। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो चीज़ें उभर कर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं इसकी उपलब्धता को, इसकी व्यापकता को भी सिद्ध कर रहा है। तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। आज के न्यूज़ में इतना ही, फिर कल हम मिलेंगे नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।